नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दीपावली का शुभ त्यौहार है। आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है, माँ लक्ष्मी से कामना है। तो आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है 137 साल एक पुरानी पार्टी का। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। 137 साल का इतिहास है। 137 साल के इतिहास में जो भी अध्यक्ष हुआ, अगर वो परिवार के मुताबिक नहीं चला तो उसको चलने नहीं दिया गया। अब ये इतिहास शायद आपको पता होगा फुटकर में, आपको इस रूप में शायद किसी ने बताया नहीं होगा या आपका ध्यान नहीं गया होगा कि 137 साल में कांग्रेस के सिर्फ 6 अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बाकी अध्यक्ष जो बने वो आम सहमति से, सर्वसम्मति से बने, चुनाव नहीं हुआ। ये जो कांग्रेस पार्टी आजकल इस समय बड़ा डंका पीट रही है कि हमारे यहाँ ही चुनाव होता है, हम ही चुनाव कराते हैं, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ही है, तो आप जान लीजिए कि 137 साल में सिर्फ 6 बार चुनाव हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे छठे हैं अध्यक्ष जो चुनकर आए हैं मतदान के जरिए। अब आप देखिए कि जो भी अध्यक्ष ऐसा हुआ जो परिवार के मन मुताबिक नहीं रहा या मन मुताबिक नहीं चला, पहले तो उसे कोशिश हुई कि जीतने न पाए, जीत गया तो उसे चलने नहीं दिया गया। इसका सिलसिला जो शुरू हुआ वो 1939 से हुआ। 1939 में कांग्रेस पार्टी में पहली बार चुनाव हुआ। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के। 1939 उस समय 1 साल का कार्यकाल होता था। 1939 में उन्होंने कहा कि मैं फिर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने नेताजी के खिलाफ अपने करीबी पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया और यहाँ तक कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को हराने को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नेहरू परिवार के प्रति कितने प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि उनको लगता था कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बनेंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा, नेहरू से बड़ा कद हो जाएगा। हालांकि ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैंने इस वजह से विरोध किया, लेकिन किस वजह से विरोध किया ये भी कहीं मुझे पढ़ने को नहीं मिला कम से कम, कि विरोध का कारण क्या था। सुभाष चंद्र बोस अगर दूसरी बार अध्यक्ष, ऐसा तो था नहीं कि कांग्रेस में दूसरी बार कोई अध्यक्ष नहीं रहा, जवाहरलाल नेहरू ही रहे। उनके पिता 2 बार हुए अध्यक्ष, लगातार भले नहीं हुए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो 3 साल लगातार 1935 से 1938 तक रहे। और ये आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। तो चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस माने नहीं और चुनाव लड़े और चुनाव जीते। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। तो ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो जानी चाहिए थी। एक डेमोक्रेटिक ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से एक नेता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के डेलीगेट्स नहीं चुना, कोई बाहर के लोग नहीं चुनने आए थे, लेकिन नेताजी को काम नहीं करने दिया गया। वर्किंग कमेटी नहीं बनाने दी गई, ऑफिस बेयरर नहीं बनाने दिए गए। जो बने उन्होंने काम करने से मना कर दिया, साथ काम करने को तैयार नहीं हुए। आखिर में 4 महीने में नेताजी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से और कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी में उनका कुछ नहीं होने वाला। तो ये ऐसी पार्टी है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बर्दाश्त नहीं कर पाई। देश की आज़ादी की लड़ाई में अगर एक व्यक्ति के सबसे बड़े योगदान की बात हो तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। एक व्यक्ति जिनसे ब्रिटिश सरकार डरती थी तो उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके साथ रवैया था कांग्रेस के नेताओं का, गांधी जी सहित। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पार्टी के डीएनए में क्या है, इस पार्टी की कार्य संस्कृति किस तरह की रही है। इसी कार्य संस्कृति में पली बढ़ी पार्टी है। इसलिए मैं आलोचना की बात करता हूँ, इसलिए मैं ये मुद्दे उठाता हूँ। तो अब दूसरा चुनाव कब हुआ? तो ये चुनाव हुआ था गांधी वर्सेस बोस।
बड़ा चर्चित उस समय का चुनाव था, बहुत लंबे समय तक इसकी चर्चा होती रही, आज भी होती है। दूसरा हुआ 1950 में, और वो हुआ नेहरू वर्सेस पटेल। कैसे हुआ कि सरदार पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन को उम्मीदवार घोषित किया, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। नेहरू आपे से बाहर हो गए। वो पुरुषोत्तम दास टंडन को सांप्रदायिक मानते थे, उनको पिछड़ा मानते थे, दकियानुसी मानते थे, और उनको कम्युनल मानते थे, इसलिए चाहते थे कि वो चुनाव न लड़ें, या लड़े तो जीते नहीं। तो उनके खिलाफ उन्होंने आचार्य कृपलानी को खड़ा किया। आचार्य जेबी कृपलानी उनके खिलाफ खड़े हुए, और सरदार पटेल तो सरदार पटेल, उन्होंने जीतने नहीं दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। पुरुषोत्तम दास टंडन जीत तो गए, अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन उसी साल दिसंबर में सरदार पटेल का निधन हो गया। नेहरू ये बात भूले नहीं थे कि उनके उम्मीदवार को हरा दिया था। नेहरू ने वही काम किया जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी और उनके साथियों ने किया था, कि पुरुषोत्तम दास टंडन को वर्किंग कमेटी नहीं बनाने दी, ऑफिस बेरर नहीं बनाने दिए, चलने नहीं दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तीफा दे दिया। और कुछ महीने बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। तो ये परिवार बर्दाश्त नहीं करता विरोधियों को, असहमति को भी बर्दाश्त नहीं करता। विरोध और विरोधी तो आगे की चीज़ हो गई। तो पुरुषोत्तम दास टंडन से असहमति थी नेहरू की, इसलिए उनको अध्यक्ष बनने से रोकने की कोशिश की। बन गए तो चलने नहीं दिया, हटाकर ही माने। अगर सरदार पटेल रहे होते तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन फिर वो बात हो जाती है कि क्या होता तो क्या होता, तो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। तो 1950, 1939, फिर 1950, अब उसके बाद अगला चुनाव हुआ 1977 में। जनता पार्टी बनी इमरजेंसी के बाद, चुनाव लड़ी, जीत गई, सत्ता में आ गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उस समय देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का अवसर आया। इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, थोड़ी हताश थी, निराश भी थी। लेकिन उन्होंने के ब्रह्मानंद रेड्डी को खड़ा किया। के ब्रह्मानंद रेड्डी उनके उम्मीदवार थे, और उनके खिलाफ खड़े हुए सिद्धार्थ शंकर रे, जो इमरजेंसी के दौरान उससे पहले इंदिरा गांधी के खासम खास हुआ करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इमरजेंसी का प्रस्ताव एक तरह से उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। उसके अलावा संजय गांधी के भी सलाहकार थे, करीबी थे वो इमरजेंसी के दौरान। और ये सब लोग जो उस समय उनके सबसे करीब थे, सब शाह कमीशन में इंदिरा गांधी के खिलाफ बयान दे रहे थे, जो है गवाही दे रहे थे। खैर, तो 3 लोग चुनाव में खड़े हुए, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सिद्धार्थ शंकर रे और डॉक्टर कर्ण सिंह। चुनाव हुआ। ब्रह्मानंद रेड्डी को इंदिरा गांधी का समर्थन था और पार्टी पर उनका वर्चस्व था, इससे साबित हुआ नतीजे से। चुनाव में रेड्डी को 317 वोट मिले, सिद्धार्थ शंकर रे को 160 और डॉक्टर कर्ण सिंह को 16 वोट मिला। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ब्रह्मानंद रेड्डी देवकांत बरुआ और सिद्धार्थ शंकर रे से मिल गए। सोनिया गांधी को ये बात रास नहीं आई। तो उनका समर्थक, उनका वफादार विरोधी बन जाए, ये कब बर्दाश्त किया है गांधी परिवार ने? कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया हो, ऐसे लोगों को जाने दिया हो। तो ब्रह्मानंद रेड्डी के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। ब्रह्मानंद रेड्डी को समझ में आ गया कि उनको हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी 2 बार कांग्रेस से निकाली जा चुकी हैं। एक बार 1969 में एस निजलिंगप्पा ने निकाला था उनको, उन्होंने तब पार्टी तोड़ दी थी। और दूसरी बार 1978 जनवरी 1978 1 जनवरी 1978 को ब्रह्मानंद रेड्डी ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला। उसी दिन इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ दी और कांग्रेस आई बनाई। उस समय उनके कई साथी थे जिनका कहना था कि वो गलत काम कर रही हैं, वो अल्पमत में आ जाएंगी, पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन उनको अपने पर, अपने नेतृत्व पर और अपने वफादारों पर भरोसा था। उसके बाद क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास आपके सामने है। तो ये था तीसरा चुनाव। चौथा चुनाव हुआ 1997 में।
जिसमें सीताराम केसरी अध्यक्ष चुने गए। और आपको पता होगा कि सीताराम केसरी परिवार के सबसे वफादारों में माने जाते थे। उनका जो बड़ा प्रसिद्ध उनकी बात थी, जो कांग्रेस के लोग अक्सर चर्चा करते थे, कि गांधी परिवार सूरज की तरह है, उसके बहुत करीब भी नहीं जाना चाहिए और दूर भी नहीं जाना चाहिए। करीब जाओगे तो जल के मर जाओगे, दूर जाओगे तो बीमारी से मर जाओगे। तो इसलिए उन्होंने कभी एक वाक्य ऐसा नहीं बोला जिसको गांधी परिवार के खिलाफ या गांधी परिवार के प्रति असहमति के रूप में देखा जा सके। तो जाहिर है कि वही वजह थी कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उनको वोट मिले 6227 और उनके सामने 2 उम्मीदवार थे। शरद पवार, जिनको महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, आज की इस हालत में है, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको वोट मिले कुल 882 और तीसरे उम्मीदवार थे राजेश पायलट, जिनको वोट मिले 354। तो सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए। अब जाहिर है कि इसमें अंतर्निहित था कि वो परिवार के आशीर्वाद से बने हैं, परिवार के करीबी होने के नाते बने। लेकिन सीताराम केसरी अध्यक्ष बनने के बाद भूल गए। उनको लगा कि वो चुनकर आए हैं और सर्वशक्तिमान अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने जिस तरह से स्वतंत्र तरीके से काम करना शुरू किया, तो उसी समय तय हो गया कि उनके दिन अब लदने वाले हैं। लेकिन चूंकि उस समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस की सदस्य नहीं बनी थी, कांग्रेस में नहीं आई थी, इसलिए उनको लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा का समय मिल गया। 14 मार्च 1998 को सीताराम केसरी को कैसे निकाला गया, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो सीताराम केसरी को ये सबक सिखाया गया, ये सबके लिए संदेश था कि परिवार के खिलाफ जो जाएगा उसका यही हश्र होगा, वही सरवाइव करेगा कांग्रेस में जो परिवार के साथ होगा। अगर परिवार के खिलाफ आप जा रहे हैं तो उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहिए। ये कांग्रेस का अतीत बता रहा है, ये कांग्रेस का इतिहास बता रहा है। फिर 5वां चुनाव आया सन 2000 में। सोनिया गांधी को कहा गया कि भाई चुनाव हो जाना चाहिए, आपको लेजिटिमेसी मिलेगी, आप बिना चुनाव के अध्यक्ष बनिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास करके आपको अध्यक्ष बना दिया था। तो चुनाव होगा तो लेजिटिमेसी मिल जाएगी आपके अध्यक्ष पद को, आपकी अध्यक्षता को। तो इसलिए चुनाव हुआ 2000 में और उनके खिलाफ खड़े हुए जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद का क्या हुआ ये आपको पता है, वो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में ही नहीं रहे। सन 2000 के बाद यानी 2000 के बाद चुनाव हुआ है अब 2022 में, ठीक 20 साल बाद। माँ और बेटे 22 साल तक, बल्कि माँ और बेटे का राज रहा कांग्रेस पार्टी पर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है तलवार की धार पर चलने की, क्योंकि अब 4 पावर सेंटर हो गए। पहले जैसा नहीं रहा कि एक पावर सेंटर होता था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और चौथे होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होने के नाते। अगर वो तीनों से सामंजस्य नहीं बिठा पाए, अगर वो तीनों के मुताबिक नहीं चल पाए, उनमें संतुलन नहीं बना पाए, अगर उन्होंने ज़रा भी ये बताने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको अधिकार है, तो उसी दिन उनका पतन तय है। तो ये छठे निर्वाचित अध्यक्ष का क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अतीत बता रहा है, जो इतिहास ने दिखाया है हमको, उससे बड़ा स्पष्ट है कि रास्ता एक ही है खड़गे के सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर परिवार के मुताबिक चलेंगे तो जब तक परिवार चाहेगा अध्यक्ष रहेंगे। परिवार से इतर जाने की ज़रा भी कोशिश की, उस मार्ग से ज़रा भी विचलन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गलतफहमी न हो मल्लिकार्जुन खड़गे को और उनको चुनने वालों को कि वो स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष हैं। तो ये है कांग्रेस के अध्यक्षों का इतिहास। ये है गांधी नेहरू परिवार के इतने लंबे समय तक सर्वाइवल का राज। उसका फॉर्मूला यही है
कि किसी भी असहमति को तुरंत कुचल दो, दबा दो। अगर आपको कोई शक हो तो उनके सबसे करीबी इन दिनों रहे सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी के निधन के बाद नटवर सिंह, उनकी किताब पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सोनिया गांधी का स्वभाव क्या है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को उस किताब को धर्म ग्रंथ की तरह बार बार, अपना पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें ना पढ़ें, उस किताब में जो सोनिया गांधी पर चैप्टर है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत और उनका कर्म कहाँ तक साथ देगा, कितना साथ देगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनका भविष्य अतीत में जो लोग हुए हैं उनके भविष्य से अलग नहीं होगा। तो इस अंक में इतना ही। आपको एक बार फिर दीपावली की शुभकामना। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।